नमस्कार, 2024 के पहले सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर सिलसिलेवार तरीके से लगातार गंभीर बातचीत होनी चाहिए और उसके तमाम जो भी एस्पेक्ट्स हैं फ़िल्म मेकिंग के, कलाकारों के बारे में, निर्देशकों के बारे में, कहानियों के बारे में, थीम्स के बारे में और फ़िल्मकारों की सोच के बारे में, उनके कमिटमेंट के बारे में लगातार बात होनी चाहिए। इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या सिनेमा की कोई सामाजिक प्रतिबद्धता या सिनेमा का कोई सरोकार होना चाहिए? सोशल कंसर्न होना चाहिए, सोशल कमिटमेंट होना चाहिए या सिनेमा सिर्फ़ आज के ज़माने में इसलिए बनाया जा रहा है कि आप जितनी जल्दी जितना ज़्यादा पैसा कमा सकें? क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि अब 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई वाली फ़िल्मों की धूम है। तो शाहरुख खान जिनकी 2 फ़िल्मों ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू अर्जित किया, बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाया, उनकी तीसरी फ़िल्म डंकी जो थी वो अच्छी होने के बावजूद उसको बॉक्स ऑफिस पर उतनी कामयाबी नहीं मिली, तो लोगों ने उसको फ्लॉप कहना शुरू कर दिया या उसको कहना शुरू कर दिया कि ये फ़िल्म जो है वो उतनी सफल नहीं रही। तो ये तमाम चीज़ें हैं और दूसरी तरफ एनिमल जैसी एक फ़िल्म आती है जो कि भरपूर हिंसा से जिसमें एक बहुत ही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाई है, बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद वो फ़िल्म जो है वो बहुत पैसा कमाती है और उसके जो अभिनेता हैं, उनका फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्टार के तौर पर, सुपरस्टार के तौर पर जो उनका एक रुतबा है, वो और ज़्यादा मजबूत होता है। इसी तरह से हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी फ़िल्में लगातार पिछले कुछ वर्षों में आई हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो केरल स्टोरी हो, चाहे वो गदर 2 हो या और तमाम इस तरह की फ़िल्में हैं जिनमें या तो भरपूर हिंसा है या कहीं न कहीं एक ख़ास तरह की सोच है, जो समाज जो हमारा मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश है, उसके कहीं न कहीं जो उसके ताने-बाने को है, उसको एक अलग तरह से डिस्टर्ब करती हैं, उसको एक अलग तरीके से उसमें एक उत्तेजना पैदा करती हैं। तो क्या फ़िल्मकारों का कोई सामाजिक सरोकार होना चाहिए या कलाकार की कोई सामाजिक प्रतिबद्धता एक्टर के तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमने सिनेमा का जो गोल्डन पीरियड था 50 के दशक का और उसके बाद जब समानांतर सिनेमा का दौर आया, उस दौर में जो हमने सिनेमा देखा, तो वो सिनेमा कहीं न कहीं लोगों की जो एक आकांक्षाएँ थी, जो लोगों की समस्याएँ थी, जो उनके मुद्दे थे या जो उनकी एक कहना चाहिए बौद्धिक खुराक हो सकती थी, उससे जुड़ा हुआ सिनेमा था। मनोरंजन करने की जो एक सिनेमा की एक क्षमता है या जो उसकी एक ज़रूरत है, उसको तो पूरा करती हैं फ़िल्में बहुत सारी, लेकिन साथ-साथ जनता को कुछ और बेहतर देने की कोशिश करने वाला सिनेमा, वो हमने 50-60 के दशक में देखा, फिर हमने समानांतर सिनेमा के दौर में देखा, वो काफ़ी मज़बूत हुआ, लेकिन बाद के दौर में वो सिनेमा कहीं खो-सा गया। तो क्या आज के दौर में उस तरह के सिनेमा की ज़रूरत है या उस तरह के फ़िल्मकारों की ज़रूरत है या जो फ़िल्मकार बना रहे हैं फ़िल्में, उनकी एक सामाजिक सरोकार की कहीं न कहीं एक पड़ताल होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रियाएँ दी हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में कि आप जो है वो फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं तो केवल ऐसी फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं जो बहुत सफल हो जाती हैं। जो फ़िल्में कम सफल होती हैं या जिनकी कम चर्चा होती है, उनके बारे में भी बात करना चाहिए क्योंकि उनके शायद जो निहितार्थ होते हैं या जो उनका अपने दर्शकों से जो संवाद होता है, जो दर्शक वर्ग होता है, उसके कुछ अलग मायने हैं, वो समाज से कहीं जुड़ती हैं। तो उसी चीज़ को हम आगे लेकर के आज अपने इस कार्यक्रम में आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ये बात देख सकें कि क्या जो सामाजिक सरोकार हैं फ़िल्मकार के या कलाकार के, उसके क्या मायने हैं, क्या होना चाहिए? तो इस बारे में बात करेंगे। मैं आपका परिचय करा देता हूँ हमारे आज के जो चर्चाकार हैं, जो हमारे साथ बातचीत बातचीत के लिए जुटे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर जबरी मुबारक जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म विश्लेषक हैं, वर्षों से फ़िल्म लेखन का काम कर रहे हैं, फ़िल्मों के बारे में कई किताबें लिख चुके हैं, उनके सामाजिक सरोकारों के बारे में भी लिख चुके हैं। हमारे साथ शीबा आसमान फ़हमी साहिबा हैं, जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, टिप्पणीकार हैं, सिनेमा पर लगातार लिखती-बोलती रहती हैं। अजय ब्रह्मात्मज जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, वर्षों से फ़िल्म पत्रकारिता कर रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं फ़िल्मों पर। जितेंद्र पटेल साहब हैं, प्रोफ़ेसर हैं और सिनेमा पर लगातार गंभीर टिप्पणियाँ करते हैं, लिखते-बोलते रहते हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। पराग साहब, मैं आपसे बात की शुरुआत करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये जो बात आज हम उठा रहे हैं कि क्या सिनेमा के कोई सामाजिक सरोकार होने चाहिए? क्या आज की क्या स्थिति है और होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्योंकि सिनेमा आज की तारीख में एक महँगा उपक्रम भी है। कोई फ़िल्म जो है वो 100, 200, 300, 400 करोड़ रुपए अगर लेकर के बन रही है,
तो ज़ाहिर है कि जिसने भी पैसा लगाया है, वो ये भी चाहेगा कि उस पैसे की अ, वापसी हो। तो उस वापसी के क्या फ़ॉर्मूले हो सकते हैं? उस वापसी के जो फ़ॉर्मूले हैं, क्या वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए होते हैं या होने चाहिए? इन सब तमाम ये तमाम पहलू हैं जिन पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। फारग साहब। सबको नमस्कार और नए साल की मुबारकबाद सभी को। अ, जो विषय रखा है आपने आज की बातचीत का, वो विषय मेरे ख्याल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्धता का सवाल जो है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में एक लंबे समय से चर्चा में रहा है और प्रतिबद्धता को कई तरीके से देखा जाता है। यानी कि अगर हम उसे बहुत तरह की प्रतिबद्धताओं की बात ना भी करें, तो भी 3 तरह की प्रतिबद्धताओं की आमतौर पर चर्चा की जाती है। एक तो यह है कि जिस कला माध्यम में आप रचना कर रहे हैं, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे साहित्य हो, चाहे चित्रकला हो, कोई भी हो, उस कला के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा यह है कि जो भी कलाकार है, ख़ास तौर पर साहित्य और सिनेमा के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसकी विचारधारा क्या है, तो अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता। और तीसरा वह जिस समाज के लिए या जिस समाज के बीच में रहकर वो अपनी कला की रचना कर रहा है, उसके प्रति उसकी क्या प्रतिबद्धता है। तो ये प्रतिबद्धताओं के ये 3 रूप जो है, हमेशा मौजूद रहते हैं। और इन तीनों में किन पर कितना बल दिया जाता है, उसी के अनुसार वह उस फ़िल्मकार की, उस साहित्यकार की, उस कलाकार के द्वारा रची हुई रचना हमारे सामने आती है। लेकिन प्रतिबद्धता चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे, उसकी जो कृति है, उसकी जो फ़िल्म है, उसमें उसकी प्रतिबद्धता का रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। और वह रिफ्लेक्शन का संदर्भ जो है, वो एक ख़ास दौर की अपनी पहचान को भी अभिव्यक्त करता है। अभी आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में 1950-60 की और समानांतर सिनेमा की बात कही। अगर हम 1950-60 की फ़िल्मों और समानांतर सिनेमा और आज के दौर, इन तीनों दौरों की तुलना करें, तो हम इस फ़र्क को आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से 3 अलग-अलग दौर के फ़िल्मकारों का जो वैचारिक रुझान है, जो फ़िल्म बनाने कला के प्रति जो नज़रिया है और समाज के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसमें किस तरह के अंतर आते चले गए। और आज से तुलना करने पर इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि फ़िल्मकार की भी एक प्रतिबद्धता है, वह चाहे उसे स्वीकार या करे या ना करे और उसकी फ़िल्में जो है इस प्रतिबद्धता को दिखाती है। उदाहरण के लिए 2 एक्सट्रीम उदाहरण मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर हम 1953 में प्रदर्शित हुई फ़िल्म 2 बीघा ज़मीन को रखें और आज अभी कुछ ही अरसा पहले, कुछ महीनों पहले जो फ़िल्म द केरला स्टोरी या द कश्मीर फाइल्स देखें, तो हम 2 अलग-अलग युग के 2 फ़िल्मकारों के जो एक्सट्रीम नज़रिए का फ़र्क है, उसे समझ सकते हैं। अब हम थोड़ी 1950-60 की फ़िल्मों को देखें। 1950-60 की फ़िल्में उस दौर की फ़िल्में हैं जिसे हम नेहरू युग के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पर इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि वो नेहरू दृष्टि से पूरी तरह बंधी हुई फ़िल्में नहीं थी। अगर किसी चीज़ से बंधी हुई थी, तो वो इस देश की उस समय की परिस्थितियों से बंधी हुई थी। संविधान के का जो हमने संरचना की थी और उसके जो मूल्य थे, उससे बंधे हुए थे। 2 बीघा ज़मीन की ही फिर चर्चा करें, तो 2 बीघा ज़मीन 1953 में, यानी कि अभी हमें आज़ाद हुए भी 6 साल ही हुए थे और संविधान लागू हुए भी सिर्फ़ 3 साल हुए थे। उस समय उन्होंने एक बहुत ही मूल्यवान सवाल को उठाया कि अगर औद्योगीकरण होता है तो किसानों का क्या होगा? किसान, जो मामूली किसान हैं जिनके पास 2-4 बीघा ज़मीन है, उनका क्या होगा? और ये सवाल जो 1953 में 2 बीघा ज़मीन में उठाया गया, वह सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी और जीवंत सवाल है। यानी कि अगर बिमल रॉय ने ये फ़िल्म बनाई, तो ये फ़िल्म इसलिए बनाई
क्योंकि उन्हें इस बात को लेकर फ़िक्र थी कि हम जो नया भारत बनाने जा रहे हैं, उस नए भारत में जो हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किसान है, उनकी स्थिति क्या होगी? क्या वो किसानी छोड़कर उसे मज़दूर होना पड़ेगा? और हम जानते हैं कि किसान से मज़दूर बनने की ये जो बात है, ये 1936 में प्रेमचंद गोदान के माध्यम से कह चुके थे और इससे भी पहले कम लोगों को शायद इस तरफ ध्यान गया हो कि सावकारी पास्ट जैसी फ़िल्म जो बाबूराव पेंटर ने बनाई थी, उसमें भी ये सवाल उठाया था। यानी कि आधुनिकीकरण की पूरी जो प्रक्रिया है, उसमें किसान कहीं न कहीं मौजूद थी। लेकिन अगर हम आज देखते हैं, तो वो किसान लगभग गायब है सिनेमा से। पूरा यानी कि हिंदुस्तान की 2/3 आबादी की चिंता जो है, वो सिनेमा के से गायब हो गई है। ये उनकी बदली हुई प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसी तरह से केवल इस सवाल इसी का नहीं है, न्याय का सवाल है, बराबरी का सवाल है। आप 1950-60 की फ़िल्में देखें, मैंने एक सूची बनाई थी, करीबन 40-45 फ़िल्मों की सूची बनी और वो 40-45 फ़िल्मों की उस सूची में मैंने देखा कि कोई ऐसा प्रश्न जो उस दौर का है, जैसे सुजाता बनी, वो कहीं न कहीं हमारे यहाँ दलित के सवाल को लाते हैं। पड़ोसी फ़िल्म बनी, जो हिंदू-मुस्लिम सवाल को लाती है। धूल का फूल उसी दौरान में बाद में बनी। इस तरह की और इसी तरह से बूट पालिश जो अनाथ बच्चों की कहानी हमारे सामने लाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस दौर की फ़िल्मों को देखें, तो उस फ़िल्मों में सब तरह के प्रश्न उठे या इवन इतिहास को एक कहना चाहिए कि दंत कथा के रूप में प्रस्तुत करने वाली मुग़ल-ए आज़म को देखें, तो उसमें भी हमारे समय के सवाल थे। ये बताता है कि उस समय के जो कलाकार थे, उनके बीच में एक तरह की अ, ब अपने समाज, अपने समय और अपनी कला, सबके प्रति और अपनी विचारधारा के प्रति एक तरह की प्रतिबद्धता थी और उसी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर वो फ़िल्म बना रहे थे। इसलिए वो बड़े फ़िल्मकार भी माने गए और उस दौर की वे फ़िल्में भी बहुत बड़ी मानी गई। और एक जिसे हम पूरे सिनेमा के हिंदी सिनेमा के पूरे दौर को देखें, हिंदुस्तानी सिनेमा के पूरे दौर को देखें, तो 50-60 के सिनेमा को हम एक तरह से भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कह सकते हैं। केवल हिंदुस्तानी हिंदी में ही फ़िल्में नहीं बन रही थी, 50-60 के अंदर आप दक्षिण के अंदर फ़िल्में देख सकते हैं, आप बंगाल में फ़िल्में देख सकते हैं और वो सब इसलिए संभव हुई क्योंकि उस समय का कलाकार जो था, उस समय का जो फ़िल्मकार था, उस समय के जो अभिनेता थे, वो कहीं न कहीं उस प्रतिबद्धता से जुड़े हुए थे, जो उन्हें समाज के प्रति एक ज़िम्मेदारी का भाव देते थे। निश्चित रूप से वह दौर उस दौर में भी ऐसे फ़िल्मकार थे, जो केवल मनोरंजन के लिए बनाते थे। उस दौर में भी ऐसे फ़िल्मकार थे, जो केवल व्यवसाय की दृष्टि से देखते थे। लेकिन मेरे ख्याल युग कोई भी दौर जो है, इस उन लोगों से नहीं पहचाना जाता, जिनके लिए कला एक व्यवसाय है। उन लोगों से पहचाना जाता है, जिनके लिए कला एक सामाजिक उत्तरदायित्व की चीज़ भी है। जिनके लिए कला जो है, वो एक उनको प्रेरित करती है, एक ऐसी रचना करने के लिए, ऐसी फ़िल्म बनाने के लिए, जिसमें अपने समाज के सत्य का भी रिफ्लेक्शन हो। ध्यान देने की बात है कि 1950-60 की फ़िल्में जो है, वो अपने समय की सत्ता के प्रति भी उतनी ही आलोचक थी। यह ना भूलें कि प्यासा फ़िल्म का वो गाना कि जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है। हैं? या साधना फ़िल्म का वह गाना जो साहिर ने लिखा था या इस तरह के बहुत सारे गाने जिसमें उस युग के प्रति एक तीखी आलोचना भी दिखाई देती है। वहाँ सत्ता की प्रशंसा नहीं थी, वहाँ लोगों के बीच में भेद डालने की बात नहीं थी। हम फिर अगर दूसरे समानांतर सिनेमा में आते हैं, तो समानांतर सिनेमा में भी हम देखते हैं कि निश्चित रूप से समानांतर सिनेमा कुछ ज़्यादा ही यथार्थवादी था। उतना लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन एक ज़िम्मेदारी उस दौर के लेखक समझता था और इसलिए उस दौर के जो फ़िल्मकार सामने आए हमारे सामने, जैसे श्याम बेनेगल है या कुंदन शाह है, सईद अख्तर मिर्ज़ा है और बहुत सारे फ़िल्मकार हैं। उन सब लोगों ने जो फ़िल्में बनाई, उस फ़िल्मों में अपने एक अलग नज़रिए के साथ, एक अलग दृष्टि के साथ, एक अलग कला शिल्प के साथ
उन्होंने फ़िल्में बनाई। वो फ़िल्में उतनी लोकप्रिय नहीं हुई। उस समय एक दूसरी तरह का सिनेमा जो था, एंग्री यंग मैन का सिनेमा, जिसमें हिंसा का बोलबाला था। लेकिन अगर उस दौर को सही मायने में रिप्रेज़ेंट करता है, तो वो समानांतर सिनेमा करता है। और वह समानांतर सिनेमा भी केवल हिंदी तक सीमित नहीं था, वो भारत की विभिन्न भाषाओं में बन रहा था। और उसने भी बहुत बड़े फ़िल्मकार और बहुत बड़ी फ़िल्में दी। लेकिन आपने अब बहुत हम दिलचस्प बात की है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। हाँ, आपने एंग्री यंग मैन का जब ज़िक्र किया तो मुझे एक बात ये इससे याद आई कि जब एंग्री यंग मैन की संरचना की गई थी फ़िल्म के पर्दे पर, तो उसके बारे में भी ये कहा गया था कि वो अपने समय की जो युवा वर्ग का गुस्सा है, जो उसकी नाराज़गी है व्यवस्था के प्रति, वो उसको व्यक्त करता है किसी न किसी तरीके से। ये बात अलग है कि उसका गुस्सा जो है वो समानांतर सिनेमा में अभिव्यक्त किए गए जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, मैंने आक्रोश फ़िल्म की भी का भी बात कर सकते हैं और आक्रोश जनरली भी ले सकते हैं, वो उससे बिल्कुल अलग है। उसका एक फ़ॉर्मूला है और वो फ़ॉर्मूला जो है वो जिसको अमिताभ बच्चन ने बहुत सफलता के साथ स्थापित किया और उसका बाद में हमने देखा कि वो एक उसकी लगातार जो है और कॉपीज़ बनी एक्टर्स के तौर पर और फ़िल्मकारों के तौर पर सबने उस चीज़ों को पकड़ा। लेकिन जो एक समानांतर सिनेमा के नायक का गुस्सा था जिसको ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता अभिव्यक्त करते थे और श्याम बेनेगल और या गोविंद निहलानी या मृणाल सेन, सत्यजीत रे जैसे फ़िल्मकारों ने अभिव्यक्त किया। वो जो चीज़ थी, वो कहाँ क्या उसका ज़्यादा महत्व है या उसका महत्व है कि नहीं बॉक्स ऑफिस पर जो अमिताभ बच्चन की सफलता थी जिसने उनको सुपरस्टार बनाया और महानायक की एक श्रेणी में आकर वो खड़े हो गए। मैं अजय जी आपके पास आता हूँ। ये जो 2 तरह का गुस्सा है या जो 2 तरह की बातें हैं, एक कमर्शियल सिनेमा के दायरे में एक फ़ॉर्मूले में गुथा हुआ सामाजिक यथार्थ है और सामाजिक सरोकार की बात है और दूसरी तरफ एक उसका जो यथार्थवादी चित्रण है, जिसका कि अभी पारख साहब ज़िक्र कर रहे थे। दोनों में किस तरह का अंतर है और दोनों में क्या आप देखते हैं कि क्या अंततः देखिए दर्शक को तो ज़्यादातर जो है वो कमर्शियल सिनेमा ही देखने को मिलता है और उसको वही पसंद आता है। तो ऐसे में जिस सरोकार या जिस प्रतिबद्धता की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो फ़िल्मकार हो, चाहे कलाकार हो, उसके क्या मायने हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अजय जी। जी, अमिताभ और सारे मित्रों को नमस्कार। मेरा ख़्याल है कि मायने तो बहुत सारे हैं और एक बहुत ही आदर्श स्थिति होगी कि फ़िल्मकार और कलाकार, फ़िल्मों से जुड़े तमाम लोग अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर करते रहें। प्रतिबद्धता ज़ाहिर करने से मतलब स्पष्ट है कि वैसे तबके के साथ, वैसे लोगों के साथ उनकी सहानुभूति या उनका एक कर्तव्य निर्वाह हो, जो वंचित हैं, जो हाशिए पर हैं, जो सताए हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उनके साथ वे जाएँ। ये बहुत ही आदर्श स्थिति है। लेकिन हिंदी सिनेमा के अभी मैं बलराज साहनी की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ और उस समय के दौर को फिर से देख पा रहा हूँ मैं। अगर हम याद करें आज़ादी के पहले के समय को जब इप्टा आया और इप्टा के बाद से जो फ़िल्में बनी, चाहे वो धरती के लाल हो, फुटपाथ हो, हमराही हो, जो उदय पाथे के नाम से अभी मौजूद है, हमराही नहीं मिलती है। और उन सारी फ़िल्मों के उस समय की संरचना उसमें जो हो रहा था, बलराज साहनी जिस तरीके से लिख रहे हैं कि आपस में ही इतना मल्ल युद्ध चल रहा था, धरती के लाल को लेकर के कि क्रेडिट किसको जाएगा, कौन इसका मालिक होगा, किसके नाम से ये फ़िल्म जाएगी और कैसे एक-दूसरे को लोग काट रहे थे। ये कम्युनिस्टों के बीच चल रहा था। तो देख कर के लगता है कि ये सारी दुविधा और द्वंद जो था, वही बाद में उभर के इस तरीके से आया कि सब कुछ बिखर गया धीरे-धीरे। जब पहली फ़िल्म में ही ये सारी दिक्कतें सामने आ गई थी, ज़ाहिर-सी बात है उसके बाद से ना कम्युनिस्ट पार्टी ने फ़िल्मों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, ना इप्टा की कोई और फ़िल्म आ पाई। जिया सरहदी और तमाम लोग जो फ़िल्में बना रहे थे, वे भी दूसरी दिशा में चले गए। तो ये एक भटकाव कह लें या विचलन कह लें, ये उसी समय से दिखाई पड़ता है। 50s और 60s के सिनेमा में जिसकी बार-बार बात की जाती है, स्वर्ण युग कहा जाता है और एक कमिटमेंट तो नहीं, एक कंसर्न ज़रूर है वहाँ पे। मैं कमिटमेंट वहाँ नहीं देख पाता हूँ। कमिटमेंट जो समांतर सिनेमा में है, वो कमिटमेंट 50s-60s में नहीं है। बहुत रोमानी ढंग से एक सोशल कंसर्न है जो आता है और जो हमें अच्छा लगता है। मैं
आज की बात अगर करूं तो खास करके 95 के बाद हिंदी सिनेमा में, मैं पूरे भारतीय सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूं, 95 के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव, खास करके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या उसके पहले हम आपके हैं कौन और ऐसी फ़िल्में आती हैं और फिर कैसे एक चेंज होता है। और 21st सेंचुरी में तो बिल्कुल जब नए फ़िल्म मेकर आते हैं, तो उनके कंसर्न या उनका बैकड्रॉप भले ही कस्बों से है, छोटे शहरों से है, देश के सुदूर कोनों से है, लेकिन वे उसी ढाँचे में काम करना पसंद करते हैं, जो हिंदी फ़िल्म का मेनस्ट्रीम है। तो उनका कमिटमेंट, उनका कंसर्न भी कहीं न कहीं पीछे रह जाता है और एक लाइक माइंडेड लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज करा लेना और एक कमर्शियली भी सक्सेसफुल होना उनकी महत्वाकांक्षा है और उसमें कहीं कुछ लोग सफल भी होते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 25-30 सालों में जिस तरीके से कृषि संबंध बदल गए हैं, औद्योगिक संबंध बदल गए हैं, अब मज़दूर कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, मिल बंद हो चुके हैं, मिल की जगह कॉर्पोरेट आ चुके हैं, अब वे मज़दूर जो थे वो कॉर्पोरेट वर्कर हो गए हैं, तो सारे संबंध बदले हैं। वैचारिकी छिन्न-भिन्न हो गई है, सोवियत संघ के बिखरने के बाद से हर जगह जो वामपंथ था या मार्क्सवाद था, वो बिखर चुका है वैचारिकी के तौर पर। कुछ लोग जो हिंदी फ़िल्मों में मौजूद हैं, अपनी ज़िद की वजह से, अपने पुराने कंसर्न की वजह से आज भी जुड़े हुए हैं, जिसमें सुधीर मिश्रा का नाम ले सकते हैं और कन्वर्ट हुए अनुभव सिन्हा का नाम नहीं लूँगा मैं, इसलिए कि उनके कमिटमेंट पे अभी मुझे डाउट है। हाँ, हंसल दूसरे मेहता, लोग हैं। हाँ, हंसल मेहता। हंसल मेहता नहीं, हंसल मेहता में एक अलग किस्म का, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही कमिटेड फ़िल्म मेकर हैं वो, जो वैचारिकी के तौर पे। वे ऐसे इश्यूज को उठाते हैं, ऐसे मामलों, वो तेलगी बना रहे हैं, वो हंसल मेहता, वो हंसल नहीं, वो हर्षद मेहता पे फ़िल्में बना रहे हैं। अरशद मेहता। ये सब कमिटमेंट वाली फ़िल्में नहीं है, ये बिल्कुल एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं। तो हंसल मेहता एक अलग तरीका उन्होंने अपना लिया है, जहाँ लगता है कि सोशल इश्यूज उठा रहे हैं वो, लेकिन वो बेसिकली मनोरंजन ही कर रहे हैं एक खास छोटे फ्रेमवर्क में। तो मैं उनको बहुत कमिटेड फ़िल्म मेकर नहीं मानता, उस तरीके से। हाँ, उनकी जो अलीगढ़ थी या उसके पहले शाहिद थी, वहाँ वो दिखते थे, लेकिन अब उन्होंने एक फ़ॉर्मूला पकड़ लिया है और उस फ़ॉर्मूले पे चल रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। हाँ, लेकिन उनको वैसे भ्रष्ट या भटका हुआ नहीं कह सकते, जैसे तमाम फ़िल्म मेकर हमें दिखाई पड़ते हैं या जिनका नाम आपने लिया, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी वाली बात, वो नहीं है उनके यहाँ। तो कई लेयर्स हैं, उस लेयर्स को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। मेरी मूल बात ये है कि जब वैचारिकी के स्तर पर सारा भटकाव हो चुका है, क्षरण हो चुका है, तब सिर्फ फ़िल्मों में इस बात की उम्मीद रखना और देश में जिस ढंग से 10 साल की पिछली राजनीति हम देख चुके हैं या उसके पहले कांग्रेस की भी जो राजनीति हम देख चुके हैं, वहाँ पे एक कमिटेड फ़िल्म मेकर का सर्वाइव करना हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आप जानते हैं फ़िल्म मेकिंग अपने आप में पैसों का काम है, फाइनेंस जुटाना पड़ता है, आप ही ने कहा मुनाफ़ा भी लाना पड़ता है और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वहाँ पे क्या हमारे पास ऐसे दर्शक भी हैं? क्या हम उन तक पहुँचने के लिए कोई तरीका अपना पाए हैं? नहीं अपना पाए हैं। देश में सारे थिएटर टूट गए हैं। दर्शक, जो आम दर्शक था, जो ऐसी फ़िल्में देखा करता था, मुझे याद है मैंने निशांत और मंथन अपने दरभंगा शहर के छोटे थिएटर में देखी है। लेकिन आज अगर थ्री ऑफ अस और जैसी फ़िल्मों की भी बात करें या 12th फेल की बात करें, तो ये वहाँ पहुँचे, एक तो वहाँ थिएटर नहीं है, दूसरे वहाँ जाती नहीं है और जो हम लोग बेसिक ऑडियंस कहाँ से आता है? थिएटर से, उसी को हम काउंट करते हैं। अब देखिए हर कोई ओटीटी का वेट करता है। 12th फेल पर जितनी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं या थ्री ऑफ अस पर जितनी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं या जोरम पर आएँगी अभी, वो तब आएँगी जब ये सारी चीज़ें ओटीटी पर आ जाएँगी। तो आज का दर्शक बहुत सुविधाजनक हो गया है, वो कोई कष्ट नहीं उठाना चाहता, वो थिएटर नहीं जाना चाहता, तो उसके कमिटमेंट को भी देखना पड़ेगा कि दर्शक कहाँ भटक गया है या दर्शक क्या हो गया है। जो कमिटेड फ़िल्म की बात है, लास्ट फ़िल्म हमने जो जोरम देखी, आप जोरम देखिए या जो देवाशीष मखीजा हैं, उनकी फ़िल्में देखिए, लगातार उनकी फ़िल्मों में ये कमिटमेंट दिखाई पड़ता है, जिस ढंग से आदिवासियों के बीच जाते हैं, वो काम करते हैं। हालाँकि वहाँ भी एक दुविधा उनके मन में रहती है कि पक्ष किसका लें? पक्ष लेने में वो दोनों पक्षों की बात करके और फ़िल्म को ओपन एंड करके छोड़ देते हैं वो। तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन चित्रण तो वे करते हैं, वहाँ ले जाते हैं। जोरम जैसे
किरदार को वो रस्ते जोरम जैसी कहानियां ले आते हैं। वैसे ही और दूसरे लोग भी जो छोटे स्तर पर फिल्में बना रहे हैं, जो लिमिटेड सर्कुलेशन में आती हैं, फेस्टिवल में जाती हैं, ऐसी फिल्में जरूर बन रही हैं जो हम तक नहीं पहुंच रही हैं या आम दर्शकों तक नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए मैं 2 स्टैंड लेके चल रहा हूं मैं कि एक तो जो कमर्शियल सिनेमा है उससे बिल्कुल आप उम्मीद ना करें, मेन स्ट्रीम सिनेमा से बिल्कुल उम्मीद ना करें किसी प्रकार के कमिटमेंट की। उनके लिए सिर्फ मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा। जब पूरा देश उपभोक्ता समाज में तब्दील हो चुका है, जहां आपसे सबसे पहली बात ये पूछी जाती है कि आपकी कमाई क्या है? रिटायरमेंट के बाद मैं जो सारा काम कर रहा हूं, तो सबका सवाल यही होता है, यार जो तुम इतना करते हो उससे कितने पैसे आ जाते हैं? मुझे क्या सुख मिल रहा है, मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं उससे नहीं मतलब है। सारा जोर इस पर है कि आप पैसे कितना कमा लेते हैं। तो वहां हम उन निर्देशकों से अपेक्षा करें जो शहरों में पले बढ़े, शहरी कमिटमेंट है जिनका, जिनके रेफरेंसेज ही फिल्म है, जीवन है ही नहीं रेफरेंस उनका। भारतीय समाज के बारे में नहीं जानते, भारतीय इतिहास के बारे में नहीं जानते। आज के ज्यादातर फिल्म मेकर, उनसे हम किसी प्रकार के कमिटमेंट की उम्मीद न करें। लेकिन वहीं ऐसे कुछ फिल्म मेकर हमेशा आते रहते हैं। हर साल कुछ एक नए फ़िल्म मेकर आते हैं, जिनको हम तब तक नहीं पहचानते हैं जब तक कोई उनकी एक बड़ी फ़िल्म चर्चित न हो जाए, पुरस्कृत न हो जाए या कहीं फेस्टिवल में सेलेक्ट न हो जाए। लेकिन ऐसे लोग काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, छोटी फ़िल्में लगातार बन रही हैं, जो फेस्टिवल में जा रही हैं। फिलहाल मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। अमिताभ। शुक्रिया अजय जी, आपने जो बात कही उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगी, वो दर्शक के कमिटमेंट का भी मसला है जो आपने उठाया, और हम समय-समय पर ये बात भी करते रहते हैं कि दर्शक ही अगर अच्छी फ़िल्मों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो अच्छा सिनेमा जिसकी कि वो अक्सर प्रतीक्षा करते हैं या जिसके बारे में वो लिखते रहते हैं या प टिप्पणियाँ करते रहते हैं कि साहब इन फ़िल्मों के बारे में बात कीजिए। जब वे खुद उन फ़िल्मों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो वो फ़िल्में आगे कैसे बढ़ेंगी? ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आपने कही पक्ष लेने वाली। शिवा जी, मैं आपके पास आता हूँ। अजय जी ने जो बात कही कि फ़िल्मकार के सामने ये दुविधा रहती है कि वो पक्ष ले, किसके पक्ष में खड़ा हो, तो बहुत सारे फ़िल्मकार जिनको कि हम मानते हैं कि हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं या जो कहीं न कहीं उनमें कमिटमेंट या कंसर्न दिखती है, वे भी जो है वो कहीं न कहीं चीज़ों को संतुलित करने के फेर में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भई आपको सिनेमा में दोनों पक्षों को दिखा करके अंततः एक एक संतुलन की धारा दिखानी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप, हो सकता है आज के दौर में आप अर्बन नक्सल करार दे दिए जाएँ, या आपको कहीं माइनॉरिटीज़ के साथ में या किसी और वर्ग के साथ में खड़ा हुआ दिखाया जाए, और उसके उसके फिर एक अलग तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं या उसके खतरे हो सकते हैं। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि एक एनिमल जैसी फ़िल्म आती है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वो फ़िल्म आती है और अपने चित्रण की वजह से वो एक अलग डिस्कोर्स क्रिएट करती है। वो सफल है, भयंकर सफल फ़िल्म है, लेकिन उस फ़िल्म का जो एक कुल मिलाकर के उससे उससे जो मैसेज जा रहा है, बहुत खतरनाक मैसेज जा रहा है कि वो जिस तरह से अपने महिला पात्रों के बारे में बात करती है फ़िल्म, या जिस तरह से वो सक्सेस का जो एक फ़ॉर्मूला तैयार करती है, वो कितना खतरनाक है। तो आप क्या कहेंगी कि जो बात अजय जी ने कही कि हम कमर्शियल सिनेमा से बिल्कुल उम्मीद ना करें, क्या आप उसी राय पर कायम हैं, या आपको लगता है कि नहीं, हमें कमर्शियल सिनेमा पर किसी तरह का एक अंकुश जैसा रखना चाहिए, समीक्षाओं के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, किसी तरीके से उन पर कोई दबाव होना चाहिए? क्या ये संभव है? बहुत शुक्रिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है आज का। जब हम दर्शक कहते हैं तो हम जानते हैं दर्शक कोई एक होमोजीनस कैटेगरी नहीं है। दर्शक बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के गिरोह और ग्रुप हैं दर्शकों के। जब हम सिनेमा कहते हैं तो उसमें भी हम जानते हैं कि कोई एक कैटेगरी नहीं है, चाहे ओटीटी हो, चाहे कमर्शियल सिनेमा हो जो फ़िल्में हॉल्स में रिलीज़ होती हैं। तो एक इस तरह की एंटिटी के बारे में आज हम समेट के बात कर रहे हैं जो बहुत मल्टी डायमेंशनल है। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगी जो अजय साहब ने कहा और जो प्रोफेसर पारिक ने कहा, उस बात को सिर्फ आगे बढ़ाना है। और उसमें एक दूसरा पहलू ये जोड़ना है कि देखिए, फ़िल्में जो हैं इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो कॉम्पीट कर रही हैं, वो इस बात से कॉम्पीट कर रही हैं कि एक ज़माने में अमीर हो या गरीब हो, फ़िल्में एक ऐसा संसार उनके ऊपर खोलती थीं। फ़िल्म का पर्दे से वो लोग वहाँ तक पहुँचते थे जहाँ उनके लिए जाना बहुत मुश्किल था, संभव नहीं था। और वो तकनीकी के तौर पे भी देख लें, वो विदेश यात्राओं के तौर पे देख लें, वो एक अभिजात वर्ग के लाइफ़स्टाइल के तौर पे देख लें, वगैरह-वगैरह। लेकिन आज की दुनिया में
हम लोग ओवर डोज ऑफ एंटरटेनमेंट से गुजर रहे हैं। मतलब फिल्मों को हटा दीजिए, फिल्मों के अलावा जो एंटरटेनमेंट है वो इतना ज्यादा है, और बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास पैसा है उसको अवेल करने का, उसको हासिल करने का। तो आपको स्विट्जरलैंड फिल्मों से नहीं देखना है, आपको लंदन फिल्मों से नहीं देखना है। अब इस समय जितना भारत ऑन मूव है और सारी फ्लाइटें विदेश जाने वाली और सब तरह की, भारत सिर्फ भारत में नहीं बसता है, भारत दुनिया के 100 देशों में बसता है। तो ये जो चैलेंज है अब भारत के फिल्म मेकर के सामने, ये बिल्कुल नया है, ये पहले कभी नहीं था। पिछले 20-25 साल में ये चैलेंज जो उभरा है, फिल्में उसके साथ कॉम्पीट कर रही है, चाहे वो एनिमल फिल्म हो। मैं तो इसको, आप एनिमल को छोड़िए, आप दिल चाहता है फिल्म जो काफी आज से शायद 25-30 साल पहले आई थी, आप वहां से शुरू करिए। एक ऐसा संसार रचा जा सकता है जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई किसी के सामने कोई बड़ा मकसद नहीं है हासिल करने का। सारे जो उसके स्ट्रैटेजीज हैं, जो कलाकार, जो हीरोज हैं, तीनों हीरोज जो हैं वो आरामदेह जिंदगियों में हैं, और फिर भी वो कॉम्प्लिकेशन में जाती है और उनके जीवन के अंदर उतरती है, और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये जो एक वर्ग है ये अब बढ़ा है और सारी दुनिया में बढ़ा है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद में। और इस वर्ग के पास वो वाला पैसा है जो 1000 रुपए का भी टिकट खरीदता है या अपने घर में थिएटर बनाता है और उस पर देखता है। तो एक तो वो वर्ग है जो ओटीटी भी बहुत ज्यादा उसको केटर करता है। ओटीटी में मैंने देखा कि बहुत जो फिल्मों से ज्यादा मुझे वहां पर दिलचस्पी ये रहती है कि गहराई बहुत ज्यादा है, बारीकी बहुत ज्यादा है, एंड दे हैव ऑल द टाइम। उसको सीरियलाइज कर सकते हैं, सीजन्स में डाल सकते हैं, एपिसोड में डाल सकते हैं। अभी एक किसी की रिकमेंड करने पे मैंने देखी एक सीरीज है मेड इन हेवन, वो अगर आप देखें, या बहुत शुरुआत में आज से 4-5 साल पहले लीला आई थी जो, वो आप देखें, उसमें जो बारीकी है फिल्म उसको नहीं कैप्चर कर सकती। और वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर वो आते हैं, वो इस तरह की चीजें। तो मेरी शुरुआती मेरा जो आग्रह है वो ये है कि सिनेमा अब बहुत ज्यादा कॉम्पीट करने पड़ रहा है सिनेमा को उन प्रोसेसेस से और उन अवेलेबल मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट से जो पहले नहीं थी, और अब वो सबके लिए हैं, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। जो थोड़ा लोअर लेवल पर भी, अगर आप लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में देखते हैं तो वहां पर भी वो चीजें अब अवेलेबल है। दूसरी बात ये है कि इस दौर में जब सरोकार बहुत ज्यादा संकुचित हो गए हैं, मतलब आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ हर सरोकार बन गया। आप महिला हैं तो आपका महिला सरोकार होगा, और फिर उसके जवाब में टॉक्सिक जो मैंसप्लेनिंग आ गई है और बाकी चीजें आ गई हैं, वो हैं। तो सरोकार अब यूनिवर्सल नहीं रहे। मुझे अब ये लगता है कि जो भूख का सवाल था, रोटी कपड़ा और मकान और बुनियादी आजादी और बराबरी का सवाल था, ये जो 3 मुद्दे थे जो हमारे 19 या 20वीं सदी के शुरुआत में जो बहुत फैशनेबल थे, ये तीनों, बराबरी है और लिबर्टी है और न्याय है, इन सब का सवाल। तो ये अभी बहुत कॉम्प्लिकेट हो गए। अब हर वर्ग जो है, जो क्लास कैरेक्टर है, वो अपने हिसाब से इन चीजों को देखता है। तो ये एक मैं ये सोच रही थी, हाईवे नाम की एक फिल्म अगर आप यहाँ पर याद करें, जिसमें आलिया भट्ट एक टूटे फूटे मकान में दाखिल होती है और वो एक्साइटमेंट में कहती है, यार अपने देश में कितनी इंटरेस्टिंग जगहें हैं, हम लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलता। उस मकान की बदहाली के लिए वो इतनी एक्साइटेड है। तो अमीर लोग झोपड़ियों में जा करके टूरिज्म करें और झोपड़ी अंदर से देखें, ये भी उनका एक सपना है। वो खेत में क्या क्या होता है वो देखें, ये भी उनका एक सपना हो सकता है, या उनको एक्साइट कर सकता है। और उस तरह के टूरिज्म के पैकेजेस हो सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट का जो सवाल आप जो कह रही हैं ना, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, और उससे माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, क्योंकि दरअसल इस तरह के पैकेजेस आजकल होने लगे हैं कि आपको और आपके परिवार को, बच्चों को ले जाया जाए और उनको खेत दिखाए जाए, उनको दिखाया जाए कि ये देखिए बैल हैं, ये कैसे खेत जोतते हैं, कैसे होता है, कैसे बैलगाड़ी चलती है, कैसे क्या होता है, कैसे घोड़ा गाड़ी चलती है, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें हैं। ये जो आपने जो बात कही है शिवा, उससे मुझे मैं हितेन जी के पास चलना चाहूंगा कि ये जो बात कही जा रही है, एक बात में मैं समअप करना चाहती हूँ कि ये जो खाया पिया अघाया हुआ वर्ग है और ये भी बढ़ रहा है,
इसको आप सरोकार से कितनी देर तक जोड़ सकते हैं? सिर्फ तड़का मार के, सिर्फ गार्निशिंग करके, ऊपर से हरा धनिया काट के डाला जाता है जैसे किसी डिश में, उस तरह से आप इसको सरोकार परोस रहे हैं, और ये बहुत बड़ी मजबूरी है। तो ये जरूरी है कि सक्सेस, मनी और इन सब को हासिल करते हुए जो फिल्में जहां बढ़ रही हैं, फिल्म अच्छी हो या बुरी हो अलग बात है, फिल्म को पैसा कमाना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कार्य है ये, और इसमें आप गुर्बत के साथ तो इसमें आप फिल्म नहीं बना सकते। तो एक चीज जो पैसा है वो बहुत जरूरी है, मार्केटिंग स्टाइल, पैसा, ये सब। तो बहरहाल मैं आगे भी कुछ और जोड़ना चाहती थी, वो मैं बाद में जोड़ूंगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने गुर्बत की बात की। मुझे आपने कहा ना गुर्बत से पैसा, तो शाहरुख खान का ही एक किसी इंटरव्यू का उनका एक बात याद आ गई, उन्होंने कहा साहब गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। तो ये जो बात है, मैं हितेन जी आपके पास आता हूँ। ये जो मसला है एक पैसा कमाने वाला, और वो एक जरूरत भी है, और वो एक आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो एक जुनून भी है। कई लोग हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, और वो अच्छा पैसा कमाते हैं, इसलिए वो सफल फिल्मकार भी कहलाते हैं। लेकिन जो सोशल कंसर्न की बात हम कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, और पारक साहब ने जहाँ 50-60s की सिनेमा की बात की, तो समाज के प्रति एक दायित्व है कि समाज में हार्मनी रहे, समाज में समरसता रहे, समाज में शांति रहे, अमन रहे। जो हमारा सिनेमा 50s में दिखाता था, मतलब आजादी के फौरन बाद, यानी दंगों और विभाजन के उस दर्द को समेटते हुए जो सिनेमा बना, जिसमें फिल्मकारों ने इस तरह की कहानियां चुनी, हिंदू मुसलमान के आपसी संबंधों की कहानियां चुनी, जिसमें ऐसे गाने लिखे गए कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो वो चीजें जो है आज के दौर में हम जब देखते हैं कि उस तरह की चीजें बहुत तीखी हो रही हैं, विभाजन बहुत तीखा हो रहा है, लेकिन फिल्मकार उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? धन्यवाद अमिताभ जी। सभी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, और मेरे लिए कुछ सुविधाजनक स्थिति ये है कि मैं इन बातों में अब जाने की जरूरत नहीं समझता। बहुत सुंदर तरीके से पारक जी ने, अजय जी ने और शिवा जी ने और बहुत अच्छे से इन बातों को रखा है, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। जो बात मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं। ये जो हम लोग एक सिनेमा की बात करते थे, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के जमाने की बात, साहिर लुधियानवी के जमाने की बात, अब उससे हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। मैं अजय जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये द्वंद्व शुरू से ही था, और ये द्वंद्व जो है इसकी एक समीक्षा अगर हम करेंगे तो हमको वो मिल जाएगा जो हम लोग को पहले समझना चाहिए कि ये द्वंद्व अगर 40 के दशक में है, नीचा नगर में है, ये अगर शुरुआती प्रयासों में भी है, और ये ऑल थ्रू रहा है। बीच में एक समय आया जब सरकार की मदद से लोग फिल्में बनाते रहे। ऐसे ऐसे फिल्मकार भी हैं जो सरकारी मदद से प्रतिबद्धता को प्रतिष्ठित करने वाली फिल्में बनाते रहे सारा जीवन। मतलब उन्होंने बाजार का सहारा नहीं लिया या बाजार पर निर्भर नहीं रहे, सरकार ही उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कर रही थी और वो फिल्में बना रहे थे, और हम लोग मुग्ध हो रहे थे कि वो इतनी अच्छी प्यारी प्यारी फिल्में बना रहे हैं, हमारी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हाँ हम लोग लेखक हैं, क्रिएटिव लोग हैं। मेरी मुख्य बात है कि हमें इस तरह के विभ्रम से मुक्त होने की जरूरत है, कम से कम इस समय, ताकि आगे की कोई बात हम लोग कर सकें। मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोगों को ठीक से? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात ये है कि ये लोग सभी प्रतिबद्ध लोग हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और मुझे अच्छा लगा कि शिवाजी ने दिल चाहता है का जिक्र किया। मुझे उस फिल्म के बाद ऐसा लगा कि अब मुझे फिल्म देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया ही बदल गई है। अब वो जिस कुर्सी पर बैठ रहा है, जिस तरह की बातें सोच रहा है, वो हमारी दुनिया नहीं है, वो हम उस दुनिया के नागरिक ही नहीं है। तो मैं एक बात कहता हूं, थोड़े तंज में भी कहता हूं, कि एक पार्टीशन को हमने देखा है या उसके बारे में हम जानते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, लेकिन एक और पार्टीशन लिबरलाइजेशन के बाद हुआ है और एक नया देश बन रहा है, लगभग बन सा गया है। उस देश के लोग बाकी के असली भारत से अपने को जोड़ना जरूरी नहीं समझते हैं। उनकी प्रतिबद्धता जो है उस नए भारत से है, उस नए भारत के नागरिक से है जो पैसे की दुनिया में रहना चाहता है, सुविधाओं को अपना अधिकार समझता है और ये चाहता है कि भारत आगे बढ़े, तो यह समाज जो है वो सबसे आगे रहे। इनका एंटरटेनमेंट का लेवल इंटरनेशनल हो,
ये गरीब गुरबे लोग हैं, वो सब बोझ हैं हमारे समाज के लिए। तो ये नया भारत बना है, एक अलग देश है सर। मैं ये बात जोरदार तरीके से कहता हूँ कि ये जो न्यू मिडिल क्लास है, इसका जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, अभी शिवाजी ने कहा कि अब भारत भारत में ही नहीं बसता है, अब भारत जो है, इनका भारत जो है भारत में बसता ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, इतने मतलब तीखे स्वर में कहता हूँ। इनको क्या लगता है आपको कि जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, इनको क्या सचमुच कोई भारत से लगाव है? इनको गरीबी से कोई मतलब है? इतिहास और साहित्य से कोई मतलब है? इनको इनका पूरा जो मामला ही है वो दूसरे तरह का हो गया। ये अपने को बिल्कुल ही अलग तरीके से देखते हैं। तो इनकी प्रतिबद्धता है, लेकिन अपने लोगों से, अपने क्लास के लोगों से और अपने भारत से। ये तो मेरी पहली बात है। क्योंकि प्रसंग एंग्री यंग मैन का भी उठा था, तो मैं इस स्खलन कह रहा हूँ, एक मतलब अपनी कहना चाहिए आक्रोश को व्यक्त करने के लिए। ये जब एंग्री यंग मैन आए थे, तो अजय जी ने चर्चा की बलराज साहनी की। तो बलराज साहनी जैसा ही बने रहो, फिल्मी दुनिया की गंदगी में ना चले जाओ, ये संदेश लेकर के, ये आदेश लेकर के अमिताभ बच्चन आए थे हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए। और मैं उनके बहुत पुराने इंटरव्यूज को याद कर रहा था, जिसमें वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, जो बातें हम कुछ अजीब सा लगेगा अभी लोगों को, कि एक फिल्म फेयर में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि हमें अपने टेस्ट को ठीक रखना पड़ेगा, छोटे-छोटे हॉल बनाने पड़ेंगे, प्रबुद्ध लोगों को सिनेमा जैसे माध्यम से जोड़ना पड़ेगा। इस तरह के इंटरव्यूज दिया करते थे अमिताभ बच्चन। और वही अमिताभ बच्चन आज क्या कर रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिस्टम बना, ये जो जिसकी बात पारक जी कर रहे थे कि कला के प्रति कमिटमेंट, विचारधारा के प्रति कमिटमेंट और समाज के प्रति कमिटमेंट, तो मुझे लगता है कि ये विचारधारा और समाज से अलग होते हुए हमारे कलाकार जो हैं अपनी विधा का जो तंत्र होता है, उसके साथ अपने को एडजस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, तभी सफल हो पाते हैं। इसलिए आप शुरुआती दौर की जब किसी कलाकार के इंटरव्यूज पढ़ेंगे, वो जानेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो अच्छी मंशा से लोग आए थे। मुझे भूलती नहीं वो बात कि दीपिका पादुकोण से जब वो हीरोइन नहीं बनी थी, तो एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उन्होंने प्रेमचंद का बहुत जिक्र किया था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि दीपिका पादुकोण जो प्रेमचंद को पढ़ती थी और वो बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, जो आम हिंदुस्तानी को, पढ़े लिखे हिंदुस्तानी से अपेक्षा की जाती है। लेकिन क्या हुआ, अमिताभ बच्चन का क्या हुआ और शाहरुख खान का क्या हुआ? शाहरुख खान का क्या हुआ? उसकी शुरुआती फिल्में देखिए, शुरुआती फिल्मों का वो सब देखिए, वो सब कुछ बदल जाता है। तो ये जो नया भारत बना है लिबरलाइजेशन के बाद, ये डिफरेंट भारत है। इसका सिनेमा भी अलग है, इसकी सोच भी अलग है, और इसके साथ जो नई जनता आ गई है, जिसको जनता कहने के लिए हम बाध्य होते हैं। मैं इसको जनता उस अर्थ में नहीं मानता हूँ जिस अर्थ में हम लोग कम से कम उस जमाने तक सोचते थे कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। वो अब ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है। एम्बिशंस के आप किसी भी जो दर्शक हैं उनका आप इंटरव्यूज करिए ना, आप फिल्म बनाने वाले, देखने वाले, जो इस पर समीक्षा करने वाले, उनकी तुलना में आप जाइए, देखिए वो क्या सोच के फिल्म देखने जाते हैं। साहित्य और इतिहास पढ़कर लोग फिल्म देखने नहीं जाते हैं। ना उनका कोई इतिहास का सेंस है, ना उनको साहित्य का कोई सेंस है, और ना ही वो वहां किसी आदर्श की बात देखने के लिए जाते हैं। यकीन करिए, इस समय का दर्शक जो है वो लुम्पेन हो चुका है, उसका लुम्पेनाइजेशन हो चुका है। वो पैसे की दुनिया और प्लेजर की दुनिया का नागरिक है, अगर नागरिक शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया जा सके तो। आप उनकी बातें सुनिए ना। एनिमल फिल्म की सफलता, कोई भी सभ्य समाज में एनिमल फिल्म जो है वो इस तरह से प्रशंसित हो सकती है? मुझे तो घृणा होती है ऐसे सौंदर्य, मतलब जो एनिमल फिल्म की इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैं तो फिल्म देखने गया नहीं, लेकिन उनकी जो क्लिपिंग देखी है और जो मैंने उस पर चर्चा सुनी है, मुझे बहुत कष्ट होता है। मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं एक ऐसे देश में घुस गए हैं, ऐसे देश में रहने को बाध्य हो गए हैं जिस देश में कश्मीर फाइल है और केरला और पता नहीं क्या-क्या सब फिल्में आती हैं। वो सब फिल्में देख करके मुझे लगता है मेरा इतिहास पढ़ना बेकार है। इतिहास तो अब इन लोगों के पास में है। ये दुनिया भर के जो आपके व्हाट्सएप वगैरह में जो आते हैं संदेश, आप यकीन मानिए सब कुछ बदल गया है।
तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा देश अब हमारा देश रहा ही नहीं है, अगर हम उन पुरानी सेंसिबिलिटीज को लेकर के साथ चलना चाहें तो हम क्या करें फिर? हम क्या करें फिर? हम कैसे भूल जाएं उन गानों को, कैसे भूल जाएं उन डायलॉग्स को, कैसे भूल जाएं हमारे पुराने स्टार्स को? तो इसमें यही चैलेंज है अभी हम लोग के सामने। प्यासा का जिक्र अभी कर रहे थे बारक साहब, क्या हम प्यासा को याद रखे हुए हैं? जो लोग याद रखे उन्होंने कुछ किया है कि प्यासा जैसी फिल्मों को याद रखा जा सके, और उसके बाद के युग में जो फिल्में बनी उन फिल्मों से उनको जोड़ के रखा जा सके? नहीं कर पाए हम लोग। ये हमारा एक जनरेशनल फेलियर है। हमने जब 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 चैलेंज के समय आए, चैलेंज का मौका आया, तब हम लोगों ने अपनी सामूहिक जिम्मेवारी को नहीं समझा, और इस कारण से हमने, जब अमिताभ बच्चन का समय आया तो ऐसा नहीं था कि लोग नहीं लिख रहे थे, लोग लिख रहे थे कि इसके खतरे क्या हैं। मुझे अरविंद नारायण दास का एक लेख याद पड़ता है जो उन्होंने लिखा था, ये जो एंग्री यंग मैन का जो राइज है, इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, वो भी एक प्रसंग है। शाहरुख को जब राइज हुआ तो दिल्ली बॉय जो है आ गया है और वो जो है छा गया है। अभी तो मैं इरफान, जिस पर किताब लिखी हमारे अजय ब्रह्मध्वज ने, इरफान का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जो हमारे एक और खान है जो सबॉल्टन खान है, जो क्या मैं नाम भूल इस वक्त इसमें नहीं आ रहा है, नवाजुद्दीन जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ, ये हाँ सॉरी तो हम लोग की वो दृष्टि भी वैसी है। तो ये जो चीजें हो रही हैं अब इनको अब कपिल शर्मा शो में देखिए, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म जो है ये कोई प्रतिबद्धता और उन सब चीजों के लिए कर रहे हैं? हो सकता है एक जमाने में नाटक किया हो सकता है इन्होंने दिल्ली में भगत सिंह के लिए कुछ आयोजन में हिस्सा लिया हो, कभी सीपीएम पार्टी में भी रहे होंगे, कभी कुछ किया होगा, लेकिन ये एक ऐसी फिल्मी दुनिया या ऐसे तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं जिनसे ये उम्मीद रखना कि ये लोग जो है वो पुराने कमिटमेंट के साथ रहेंगे, ये मुझे एक दुराशा ही लगती है। मुझे लगता है कि ये आशा रखना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन चैलेंज बहुत जबरदस्त है। हम देश में 2 देशों का अस्तित्व देख रहे हैं, और हमारा जो असली भारत है, जो किसानों का भारत है, जो वंचितों का भारत है, वो भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये लगता है कि वो भी इस चमकते हुए भारत की तरफ लोलुप दृष्टि से देखने के लिए अभिशप्त हो गया। हमारे पास ऐसी कोई वैकल्पिक प्लानिंग नहीं है, वैकल्पिक कोई परियोजना नहीं है जिसमें हम असली भारत के जो लोग हैं उनको ये समझा सकें कि ये तुम्हारा भारत नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये जीवन तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर इस जीवन के लिए लालायित रहोगे तो आपको जो है एक खास किस्म की ट्रेजेडी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ फिल्मों को दोष देना ठीक नहीं है, पूरे समाज के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। अब हमारे पास एक दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए, सोच के लेवल पे कम से कम हम इनके सामने नतमस्तक ना हो। कोई 1200 करोड़ कमा रहा है, कोई 900 करोड़ कमा रहा है। अंत में एक बात कहूंगा, छोटी-छोटी जगहों पर पकड़ने की जरूरत है। इतना पैसा, ये जो फिल्म आई है ना जिस पर अभी आपने चर्चा की अमिताभ जी, वो जवान और वो सब जो फिल्में आई हो तो छोड़ दीजिए। अभी जो फिल्म आई है जिसमें कि 4 दोस्त हैं और वो मैं नाम थोड़ा इधर हो जाए, जिसमें कि अमित शाहरुख है, उतनी सफल नहीं हो पाई। डंकी। आपको याद हो गुलजार ने एक फिल्म बनाई थी, हाल चाल ठीक ठाक है, मेरे अपने, तो जो मेरे अपने, तो अब देखिएगा, अब ऋषिकेश मुखर्जी या गुलजार जैसे लोग जब फिल्म बनाते हैं तो उसका बजट देखिएगा, और आज जो ये फिल्में बन रही हैं उसका बजट देखिएगा। तो मुझे ये कभी समझ में नहीं आया, अजय जी मेरी मदद करेंगे कभी, कि इतना पैसा इतनी साधारण कहानी को कहने में कैसे खर्च होता है। उसका कोई कभी किसी ने ध्यान दिया है कि इतने करोड़ रुपए जो हैं एक साधारण सी फिल्म बनाने में, एक साधारण कथानक की फिल्म बनाने में, जिसको कि कितने कम पैसे में हमारे फिल्म निर्देशक बनाते थे, ये लोग इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? ये एक दूसरा मसला है। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा कि अब हमारा देश
और मैं प्रोवोक्ड हुआ शिवा की इस बात से, जब उन्होंने वो बात कही कि भारत जो है वो भारत में नहीं बसता है, भारत अभी भी भारत में ही बसता है। ये छद्म भारत का जो एक मोह पैदा किया गया है, इस भारत को पूरी दुनिया में फैलने जैसा या फैला हुआ मान लेने जैसा ये तिलिस्म जो रचा जा रहा है, उसके क्रम में हमारी फिल्में बदली हैं, हमारा साहित्य भी बदल रहा है मित्रों। ये बात मैं आपको साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि ये संकट जो है सिर्फ फिल्मों का नहीं है। हमारे साहित्यकार की भी लगभग उसी तरह से उसी पैटर्न पर सोचने लगे हैं, और कि कहाँ मुनाफ़ा है, कहाँ पुरस्कार है, कहाँ क्या-क्या है। हमारे साहित्यकार भी वैसे ही बदले हैं। तो ये संकट जो है बहुत बड़ा संकट है, और कृपया इसमें वो पुरानी चीज़ों को आज के समय तक आने की लीनियरिटी में ना देखें। हम कोशिश करें कि वर्तमान में जो इतनी सारी विसंगतियाँ आ गई हैं, इस पर ही अपना फ़ोकस रखें, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम लोग पीछे की तरफ लौटें। तभी कोई आगे का रास्ता बनेगा, हमारा असली भारत और ये छद्म भारत जो इंडिया, जो सारी दुनिया में पता नहीं विश्व गुरु कब बनेगा और क्या-क्या बनेगा, और हमारी फिल्में कहाँ जाएँगी, अंतरिक्ष में हम कहाँ-कहाँ जाएँगे। इस तरह का जो एक मोह रचा गया है, इसको पंक्चर किए बिना हमारे लिए कमिटमेंट जो है, एक बहुत ही लद्दड़-सा एक बहुत ही बेकार-सा, बिल्कुल स्थूल किस्म का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, और हम अपने साहित्य के ज़ोन में इन बातों की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनेगा, हमारे बच्चे नहीं सुनेंगे, हमारे घर के लोग नहीं जी। सुनेंगे, हमारे विद्यार्थी नहीं सुनेंगे। तो ये संकट जो है सर, ये फ़िल्मों का संकट नहीं, ये समाज का संकट है। और अगर आप चाहें तो कभी चर्चा करिएगा, जो अजय जी ने कहा कि ये जो द्वंद है, ये कैसे 40s से लेकर के अब तक कायम रहा है, उसकी हिस्ट्री भी कभी हम लोग बात करें, तो शायद हो सकता है कि कोई क्लू मिले कि आखिर इस तरह का जो फेलियर हुआ, इस फेलियर के असली कारण क्या हैं? बस जी, इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद हितेंद्र जी, आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया। आपने दर्शक के लुम्पनाइज़ेशन की तरफ उँगली उठाई। आपने ये भी कहा कि ये जो भारत है, दरअसल ये 2 भारत हैं, एक छद्म भारत का आपने ज़िक्र किया, और आपने एक बात ये भी कही कि सरकार की मदद से प्रतिबद्धता को दर्शाने की जो एक समानांतर सिनेमा में कोशिश हुई, वो भी एक एक अपने आप में एक चीज़ थी। फारूक साहब, मैं आपके पास आऊँगा, हम कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हैं और बहुत समय हमारे पास बहुत कम बचा है। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि ये जो बातें हितेंद्र जी ने उठाई हैं, आप उन बातों में क्या जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं दरअसल, एक तो ये है कि हाँ, ठीक है, एक सिनेमा है जिसकी हम पैरोकारी की बात करते हैं, जिसके सरोकार की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सवाल सिर्फ़ हिंदी पट्टी का है? तो शिवा, मैं आपको ज़रूर मौका दूँगा, मैं अपनी बात 1 मिनट खत्म कर लूँ। क्या ये जो चीज़ है, ये जिसकी हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, या जो एक दर्शक वर्ग की बात कर रहे हैं, गंभीर सिनेमा की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ़ हिंदी पट्टी का मसला है, क्योंकि हिंदी पट्टी में ही या हिंदी सिनेमा में ही हमको इस तरह की विकृतियाँ दिख रही हैं, या इस तरह की समस्या दिख रही है? क्योंकि दक्षिण में या बाकी भाषाओं में जो सिनेमा बन रहा है, वहाँ मसाला सिनेमा भी खूब बन रहा है, वहाँ भी केजीएफ और पुष्पा बन रही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ एक अलग धारा है जो लगातार चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है, और वो फ़िल्मकार जो हैं अपने समय की यथार्थ से अ, जूझ रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसको रेखांकित करते हुए फ़िल्में बना रहे हैं। चाहे दक्षिण के आप अ, ब रंजीत की पा रंजीत जैसी फ़िल्में देखिए, तमाम सारे फ़िल्मकार हैं जो अच्छी फ़िल्में बना रहे हैं, जो आपको उद्वेलित करती हैं कि हाँ, ये हमारे समय की सच्चाई है। दलितों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, परिवारों का मामला हो, तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। लेकिन हिंदी पट्टी में वो सारे सवाल गायब हैं, और जो जैसा कि हितेंद्र जी ने कहा कि ये दर्शक के लुम्पनाइज़ेशन का भी मामला है, यानी दर्शक, पाठक, जो साहित्य का उन्होंने भी ज़िक्र किया। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? शिवा, आप अपनी बात अगर संक्षेप में रख सकें, तो मैं पहले आपको मौका देता हूँ। जी, प्लीज़। बस उस कंटिन्यूटी को मैं मेंटेन करते हुए कहना चाहती थी। हितेन साहब ने कहा कि भई इतने पैसा क्यों चाहिए अच्छी फ़िल्म बनाने के लिए, और पुरानी फ़िल्मों का ज़िक्र किया। आप ये देखिए कि इस समय भारत में एक स्थिति ये आई है कि आपके मंदिर पैसों वालों के हो गए हैं, अलग मंदिर हैं उनके, जहाँ पैसे वाले हैं, जहाँ उनका अलग-अलग कैटेगरीज़ है एंट्री की, और जो उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है उसकी अक्षरधाम वगैरह में आप जाइए, या और भी इस्कॉन के हैं वगैरह। अब आप ये बताइए कि हमारी शादियाँ, हमारे छोटे-छोटे जीवन के जो उत्सव हैं, सारा कुछ पैसा ही पैसा है। तो फ़िल्मों में को भी एक शॉक ट्रीटमेंट के ज़रिए दर्शकों को लाने के लिए
पैसा बहुत ज्यादा चाहिए है और उससे उस जरूरत को आप नगण्य नहीं बना सकते। तीसरी बात एक और है कि जिस समाज के पास अपनी कोई समस्या नहीं बाकी बची है, उस समाज के लिए अब आप देखें तो ये जो टाइगर सीरीज वाली फिल्में हैं जिस तरह से कि वो बाहर भी बेरूत, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये एक सर्किट बना करके इनके ऊपर जो फिल्में बनती हैं वो रोमांच पेश किया जाता है। थोड़ा सा उसमें राष्ट्रवाद जरूर होता है, लेकिन वो रोमांच पेश किया जाता है जो जिसका एक्सपीरियंस आप चाहे कितना पैसा हो आप किसी अच्छे जगह जाकर के अदरवाइज नहीं ले सकते। तो अभी जो है वो रोमांचित और शॉक डॉक्ट्रिन जिसे कहते हैं उसकी फिल्में हैं। पैसा इज पार्ट ऑफ द शॉक डॉक्ट्रिन। वो सभी शादियां जिसमें दूल्हा दुल्हन कभी हेलीकॉप्टर से नीचे पैराशूटिंग करते हैं, कभी जेसीबी से आ रहे हैं, कभी कुछ, वो सारा का सारा शौक है कि आप झटका देखने वाले को और ये कर दे, अरे चौंक जाए वो। ये जो चौंकाना है उसमें पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए पैसा जरूरी हो गया है। जी जी, बहुत शुक्रिया। पारेख साहब, आप अपनी बात रखें जो मैं आपसे कह रहा था हिरेन जी की टिप्पणी के बाद। हाँ, हाँ, मैंने खास बात जो है मुझे लगता है कि ये सही है कि पिछले 90 के बाद से जो बदलाव हुए हैं हिंदुस्तान में, उस बदलाव का असर कई रूपों में दिखाई देता है और वो सिनेमा में भी दिखाई देता है। 90 के बाद ही ये जो हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से हम पहुंचते अब जिस तरह की फिल्मों के बारे में आए हैं, पहुंचे हैं, वो उसका मुझे एक स्वाभाविक विकास कहें या स्वाभाविक पतन कहें, कुछ भी कह लीजिए, वो दिखाई देता है। लेकिन इस दौर को अगर एक और दृष्टि से देखें तो फिल्मों का संबंध उससे भी है। वो दौर यह है कि अगर 50-60 के दशक में एक अभी-अभी आजाद हुए हिंदुस्तान के लोगों में इस बात को लेकर कहना चाहिए कि चिंता भी थी, उत्साह भी था और कुछ करने की ललक भी थी। उसकी अभिव्यक्ति थी उस दौर की फिल्मों में। इसलिए वो फ़िल्में जो है उस दौर के सवालों को उठाती भी है और उनको क्रिटिकली पेश भी करती है। इसी तरह से अगर आप समानांतर सिनेमा के दौर में देखें तो वो दौर एक नए तरह के जो आंदोलनों का दौर था, जनवादी किस्म के आंदोलनों का दौर था, मज़दूरों के आंदोलनों का दौर था, किसानों के आंदोलनों का दौर था। बुद्धिजीवी भी अपने-अपने ढंग से सक्रिय थे और उसका प्रभाव भी आप देखेंगे कि उस दौर के सिनेमा पर दिखाई देता है और उस दौर के सिनेमा के लोग, जैसा अजय ने कहा, कि वो ज़्यादा प्रतिबद्ध है क्योंकि वो कहीं न कहीं वैचारिक रूप से काफ़ी तैयार होकर फ़िल्मों की दुनिया में आए थे। लेकिन जब हम 90 के बाद आते हैं, तो 90 के बाद के समय में जो सबसे भयावह चीज़ हुई, वो यह है कि हर तरह के जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन थे, जो जनपक्षीय जिन्हें कह सकते हैं, वो आंदोलन धीरे-धीरे खत्म होते चले गए और उनकी जगह किस तरह के आंदोलनों ने ले ली, उस तरह के आंदोलनों ने ले ली जो कहीं न कहीं विभाजनकारी थे। जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन जो है राम मंदिर का आंदोलन था और जिसने अंततः आज हमें इस स्थिति तक पहुँचा दिया। तो ये जो अ, था दौर, इस दौर के अंदर अगर हम इस दौर के मध्य वर्ग से 90 से पहले के मध्य वर्ग की, मैं एक अध्यापक के नाते मैंने देखा है कि किस तरह से उनकी चिंताओं में और उनके जीवन शैली में जो परिवर्तन आया, उसका असर साफ तौर पर दिख रहा था। जिस एक अलग तरह के भारत की बात कही जा रही थी, वो अलग तरह का भारत यही है कि मध्य वर्ग जहाँ जहाँ से सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी आते हैं, सबसे ज़्यादा कलाकार आते हैं, सबसे ज़्यादा फ़िल्मकार भी आते हैं, वो मध्य वर्ग जो है, वो उन सब चिंताओं से मुक्त हो गया था। आप देखिए कि राज कपूर जैसा फ़िल्मकार जो एक बड़े परिवार से आया था, उसके लिए बूट पॉलिश जैसी फ़िल्में बनाना है, यानी 1966 में तीसरी कसम में एक मामूली गाड़ीवान का रोल करना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था और वो बहुत सहज रूप से करता है। लेकिन 90 के बाद के दशक में जो कलाकार आ रहे हैं, जो फ़िल्मकार आ रहे हैं, वो उसका सही रिप्रेजेंटेशन जो है, वो कहीं न कहीं जैसा शिवाजी ने कहा, दिल चाहता जैसे हैं, जिनको अपने से बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है।
अब वो अपने से बाहर की दुनिया से मतलब नहीं होने का परिणाम 2 हुए। एक तो ये अपनी दुनिया में मग्न है, अपनी दुनिया में मग्न है, सारी दुनिया के दरवाजे खुले हुए हैं, उसके लिए वो एक पर्यटक की तरह है। और दूसरी तरफ अपने से बाहर की जो दुनिया है हिंदुस्तान में, किसानों की, मज़दूरों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, उसकी कोई चिंता नहीं है और उसकी चिंता नहीं है और लेकिन वो वोटर हैं और वो वोटर हैं इसलिए उनकी चिंता वे कर रहे हैं जिनसे उनको बचाया जाना चाहिए था। और नतीजा यह है कि आज पूरा का पूरा वह दुनिया जो है उसका सांप्रदायिकरण हो चुका है। वो पूरी दुनिया फाँसीवादी विचारधारा से ग्रस्त हो गई है और एक पतन की ओर जा रही है। मज़ेदार बात ये है कि अभी भी ये जो मध्य वर्ग है, वो अपने नशे में मस्त है और जी। इसका परिणाम है कि ये वो विभाजन हमें फ़िल्मों में भी दिखाई देता है जी, बहुत और शुक्रिया ये फारूक साहब। सबसे बड़ी चिंता जी, की बहुत बात बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सही जगह पे इस चर्चा को समाप्त किया है। दरअसल जो बात और दिल चाहता है जैसे फ़िल्म का यहाँ पर ज़िक्र हुआ, मैं फारूक साहब आपने भी ज़िक्र किया, पटेल साहब ने भी ज़िक्र किया और शिवाजी ने ज़िक्र किया। देखिए, दिल चाहता है तमाम सारी बातों के बावजूद वो एक कल्ट फ़िल्म का दर्जा पा चुकी है आज की तारीख़ में और वो जो टेम्पलेट उसने बनाया था, उस टेम्पलेट पर आज अभी कुछ दिन पहले एक फ़िल्म आई है नेटफ्लिक्स पर, खो गए हम कहाँ। वो जो फ़िल्में हैं, वो सारी की सारी फ़िल्में उसी तरह की जो फ़िल्में वो उसी टेम्पलेट पर बन रही हैं और देश का युवा वर्ग कहीं न कहीं उससे अपने आप को रिलेट कर रहा है, जो खाया पिया घाया जिसका ज़िक्र किया शिवाजी ने। तो वो वर्ग जो है क्योंकि उसको लगता है कि मेरी अपनी जो एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, मेरा अकेलापन जो है या जो मेरी अपनी दिक्कतें हैं, जो बात अभी शिवाजी कह रहे थे कि वो आलिया भट्ट एक उजड़े से मकान में जाके कहती है कि देश में कितनी सुंदर जगह है। तो जब वो कह रही थी मुझे मेरी एंटोनियत वाली बात आ गई कि रोटी नहीं तो ये लोग केक क्यों नहीं खा लेते हैं। तो ये जो बात है ये भी हमारे समाज का एक सच है। यहाँ ये सही बात है। अमिताभ, यहाँ एक रियल प्रसंग सुनाऊंगा। एक जी, जी। अभिनेत्री को लेके मैं रांची गया था, मुंबई के, मैं अभिनेत्री का नाम नहीं लूंगा। और वहां जब एयरपोर्ट से निकली और बाहर गई, शहर में पहुंची, तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ सिर्फ बाइयां रहती हैं। और इतना ये बहुत शॉकिंग था, इतना भारतीय शॉकिंग था। भारतीय ये भारतीय हाँ, परिधान में जो महिला है वो उनके लिए बाई है, चाहे वो साड़ी जी हो और चाहे वो देखिए सलवार कमीज हो, वो ये जो बाई है। एक ज़माने ये भी बहुत बढ़िया आपने बात कही। एक ज़माने में जो गाँव की गोरी होती थी, जो बड़ा रोमांटिसाइज़ होता था, आज वो बाई हो गई है। ये भी अपने आप में एक बदले हुए समाजशास्त्र का एक विषय है। ये बहुत बढ़िया आपने बात की और मतलब इसी मोड़ पर हम अपनी बातचीत को ख़त्म करना चाहेंगे। आज की बातचीत बहुत दिलचस्प रही है, लेकिन ये जो सामाजिक सरोकारों का मसला है, ये एक लंबी चर्चा की डिमांड करता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी जो होनी चाहिए और सक्रिय स्तर पर होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं कि सरकार के पैसे से जो पहले एनएफडीसी फ़िल्में बनवाता था, क्या वो सही मायने में प्रतिबद्धता की बात है जो हितेन जी ने उठाया, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब से एनएफडीसी ने अपना हाथ खींचा तो क्या इस तरह के फ़िल्मकारों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं? या जो आज का जो पॉलिटिकल माहौल है, उसमें क्या उस तरह की फ़िल्में बनाई जा सकती हैं? जाने भी दो यारो जैसा सटायर बन सकता है क्या आज के ज़माने में? आज अगर वो द्रौपदी और महाभारत रामायण का सीन आया तो उसका क्या अंजाम होगा? पर्दा फाड़ दिया जाएगा शायद। तो वो जो चीज़ें हैं बहुत सारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये चर्चा जारी रहेगी इस तरह के विषयों पर। अगली बार हम फिर किसी विषय पर आपके साथ मुखातिब होंगे, आपके सामने मुखातिब होंगे। फिलहाल आज की बातचीत के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और